नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान पाठ 8वां प्रदूषण को लेकर प्रस्तुत है। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाया गया है, इन चित्रों का निरीक्षण करो। पर्यावरण विविध समस्याओं को यहाँ उजागर किया गया है। पर्यावरण में ये समस्याएं क्यों निर्माण हुई होंगी, इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना होगा। मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं निर्मित हुई हैं। औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या, खनन कार्य, परिवहन, कीटनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, इनके कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण का परिणाम मानव पर भी हो रहा है। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। आपके आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण दिखाई देता है, प्रदूषण किस कारण होता है। प्रदूषक पॉल्यूटेंट परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर वनस्पति, प्राणी और मनुष्य हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और अस्वस्थकारक होते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक उसी प्रकार मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं होते। विचार करो, यदि प्राकृतिक पदार्थ या प्रदूषक होंगे तो उनका उपयोग करने का पर उनका दुष्परिणाम हमें क्यों नहीं महसूस होता। ऐसे पदार्थ प्रदूषक कब बनती करो और देखो। कृति तुम्हारे परिसर का तुम स्वयं निरीक्षण कर तुम्हारे परिसर में प्रदूषित स्थान कौन से हैं वे निश्चित करो। उसी प्रकार जहाँ प्रदूषण पाया जाता है, प्रदूषण दिखाई देने वाले प्रत्येक स्थान से संबंधित प्रदूषणकारी घटक कौन सा है उसे पहचानने का प्रयत्न करो। कौन कौन से प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं। प्रदूषक विघटनशील होते हैं या अविघटनशील। वायु प्रदूषण पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला वातावरण में स्थित विविध प्रकार की गैसों की मात्रा कितनी है उनका आलेख बनाओ। हवा यह भिन्न भिन्न घटकों का समांगी मिश्रण है, ऐसा क्यों कहा जाता है। ईंधन के ज्वलन से हवा में कौन कौन सी हानिकारक गैसें बाहर छोड़ी जाती हैं। विषैली गैसें, धुआं, धूल के कण, सूक्ष्म जीव, इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र दिखाया गया है विविध घटकों के कारण वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण दो भाग किए गए हैं इसके, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस रूपी गैस रूपी तथा द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वाष्प, धूलकण आदि। भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से विषैली गैसें और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित होती हैं। तीसरा, रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी। जमीन की धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण। चौथा, दावानल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं वातावरण में मिलने के कारण। पांचवा, सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण। उदाहरण, घास, कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित होने के कारण। मानव निर्मित कारण, ईंधनों का उपयोग। पत्थर का कोयला, लकड़ी, LPG, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से। ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है। औद्योगिकीकरण, एक, अलग अलग कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण। तीसरा, परमाणु ऊर्जा और परमाणु विस्फोट। परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम,
इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होकर हवा का प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। विचार करो, उपयुक्त प्रमुख कारणों के अतिरिक्त हवा प्रदूषण की कौन कौन से हैं? 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के वाहनों की अपेक्षा 2 स्ट्रोक इंजन के वाहनों से हवा अधिक प्रदूषित होती है क्या? इंटरनेट मेरा मित्र संसार के बड़े से बड़े ज्वालामुखी विस्फोटकों की जानकारी प्राप्त करो। महाराष्ट्र के बड़े शहरों में और गांवों में वायु प्रदूषण का मानवीय स्वास्थ्य पर कौन सा परिणाम होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करो। ऐसा हुआ था लंदन, इंग्लैंड 5 से 9 दिसंबर 1952 इस कालावधि में घना कोहरा पड़ा था। उसमें पत्थर के कोयले के ज्वलन से बाहर निकलने वाला धुआं मिश्रित हुआ था। इस कोहरे की छाया कहर 5 दिन तक बनी रही। इंग्लैंड लंदन शहर से मई 3 से 7 दिसंबर 1962 इस कालावधि तक इसी प्रकार की छाया बनी रही। ईस्वी सन 1948 पीटर्सबर्ग शहर पर धुआं और धुएं की कालिमा के कारण दिन में भी रात हुई थी। उस समय इस शहर को काले शहर के नाम से जाना गया। हवा के प्रदूषक और स्रोत और उसका परिणाम। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कारखाने जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल ईंधन का उपयोग होता है। आंखों में जलन, इसका परिणाम आंखों में जलन, श्वसन मार्ग में दाह, अतिरिक्त कफ की निर्मिति, खांसी, थकान महसूस होना। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड CO स्रोत है वाहन और कारखानों का धुआं, परिणाम रक्त में ऑक्सीजन की धारण करने की क्षमता में कमी। तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्रोत वाहनों का धुआं, परिणाम फेफड़े और श्वसन मार्ग में जलन। चौथा हवा में मिश्रित सूक्ष्म कण रूप पदार्थ स्रोत उद्योग और वाहनों का धुआं। चौथा श्वसन रोग, व्यायाम है इसका श्वसन रोग। पांचवा धूल के कण उद्योग और वाहनों का धुआं, सिलिकासिस रोग, कीटाणुनाशक कीटाणुनाशकों की निर्मित और उद्योग, मानसिक दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु, मीथेन कारखानों से होने वाला गैसों का रिसाव, विषबाधा, त्वचा रोग, त्वचा का कैंसर, दमा, श्वसन संस्थान का विकार। हवा प्रदूषक स्रोत और परिणाम। क्या तुम जानते हो 2 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल में अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। वहां घटित दुर्घटना में गैस के रिसाव के कारण करीब 8000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। भोपाल गैस दुर्घटना की अधिक जानकारी प्राप्त करो और उस आधार पर निम्न मुद्दों पर चर्चा करो। दुर्घटना का स्वरूप, उसका कारण, बाद के परिणाम, प्रतिबंधक उपाय। हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणी पर होने वाला परिणाम। वनस्पति पर्णरंध्रबंध होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होती है, वनस्पति वृद्धि में रुकावट, पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीला पड़ना। प्राणियों पर श्वसन पर विपरीत परिणाम होता है, आंखों में जलन। ओजोन की परत का क्या महत्व है? ओजोन की परत में कमी आने का क्या कारण है? हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम। ओजोन परत का क्षय, नाश। समताप मंडल, इस मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सतह पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से ओजोन गैस की सतह पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती हैं, लेकिन अब इस ओजोन की परत को निम्न कारणों से खतरा उत्पन्न हुआ है। हरित गृह प्रभाव, पौधा घर प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि। CO2 वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में होने के बावजूद वह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पिछले 100 सालों में औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई। इस कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात हरित गृह प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC यह पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा रोक कर रखती है। एकत्रित रूप से उन्हें हरित गृह गैसें कहती हैं। हरित गृह गैसों का प्रभाव या इस चित्र में दिखाया गया है। बढ़ते हुए हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही। इसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर जिसके कारण फसलों का उत्पादन, वन्य सजीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनग और हिम नदियाँ पिघलकर समुद्री जलस्तर में वृद्धि दिखाई दे रही है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल इन जैसी ईंधनों की ज्वलन से सल्फर व नाइट्रोजन इनके ऑक्साइड वातावरण में मुक्त होते हैं। ये वर्षा के पानी में मिश्रित होते हैं और उससे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है।
ये अम्ल धुएं वर्षा की बूंदों अथवा हिमकणों में मिश्रित होकर जो वर्षा अथवा बर्फवृष्टि होती है उसे ही अम्लीय वर्षा कहती है। अम्लीय वर्षा का परिणाम, अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की और संग्रहित पानी की अम्लता में वृद्धि होती है, जिसके कारण जलचर प्राणी, वनस्पति और पर्यायी रूप से जंगलों के सजीवों को हानि होती है और संपूर्ण परिसंस्था पर इसका विपरीत परिणाम होता है। इमारतें, पुतलों, ऐतिहासिक धरोहर, पुल, धातुओं की मूर्तियों और तार की बाढ़ आदि का क्षरण होता है। अम्लीय पर्जन्य वर्षा अप्रत्यक्ष रूप से कैडमियम और मर्क्यूरी जैसी भारी वस्तुओं को बहाकर लेके जाती हैं, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन श्रृंखला में प्रवेश करती हैं। जलाशयों तथा जलवाहिनियों का पानी अम्लयुक्त होने के कारण तो जलवाहिनियों के धातुओं का और प्लास्टिक का पेयजल में निक्षालन होकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हवा प्रदूषण पर प्रतिबंधक उपाय। कारखानों के बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इनके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना, उदाहरण के रूप में निरोधक यंत्रणा छन्नक यंत्र का उपयोग करना, शहरों में दुर्गंधी फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना, परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार इनके उपयोग पर नियंत्रण करना, CFC निर्मिति पर प्रतिबंध लगाना। क्या तुम जानते हो हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक हमारे शहर की हवा कितनी प्रदूषित हुई है? यह बात नागरिकों को मालूम होना आवश्यक है। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक निश्चित करने के लिए हवा में पाए जाने वाले SO2, CO, NO2, भूपृष्ठ के पास की हवा में पाए जाने वाली ओजोन, कणीय पदार्थ आदि गैसों की मात्रा को प्रतिदिन मापा जाता है। बड़े शहरों में अधिक यातायात वाले मुख्य चौक भाग में इस प्रकार के हवा की गुणवत्ता के निर्देशांक दर्शाने वाले फलक लगाए गए हैं। क्या तुम जानते हो सल्फर युक्त हवा प्रदूषकों का रंग काम, तैलचित्र, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयान कपड़ा, चमड़ी की वस्तुएं तथा कागज, इन पर परिणाम होकर उनके रंगों में परिवर्तन होता है। जल प्रदूषण बताओ तो उपयोग में लाए जाने वाला योग्य पानी हमें कौन कौन सी जल स्रोतों से प्राप्त होता है? पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पानी है? किन किन कारणों से जल प्रदूषण होता है? जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहा गया है? प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ विषैला होता है, जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है, संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, तब जल प्रदूषण हुआ है ऐसा कहते हैं। मीठे अथवा समुद्री जल के जल प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है। जल प्रदूषक, जैविक जल प्रदूषक शैवाल, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता। इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग फैलते हैं। असेंद्रीय जल प्रदूषक, सूक्ष्म रेत, धूलकण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवक्षेप, आर्सेनिक, एडमियम, सीसा, पारा, इनके यौगिकों और रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेष। सेंद्रीय जल प्रदूषक, तृणनाशक, कीटनाशक, खाद्य मैला युक्त जल, उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक आदि। क्या तुम जानते हो तमिलनाडु राज्य में चमड़ा उद्योग के अनेक केंद्र हैं। उनमें से बाहर निकलने वाला दूषित पानी पलार इस नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण इस नदी को पतझर कहते हैं, गटर नदी कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण, पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में जलकरणी, जल पानी में वृद्धि, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदलता है। दूसरा पदार्थों का सड़ना, संदूषित होना, प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने एवं संदूषण के कारण। तलछट अवसाद के कारण, नदी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण। मिट्टी का क्षरण अपरदन, मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक मिश्रित होते हैं। कवक, पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि होती है। शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने कारण पानी अस्वच्छ होता है। कृमि, मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होती हैं। मानव निर्मित कारण और परिणाम, निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी, गांवों का, शहरों का संदूषित पानी मैला नदी के बहते पानी में, जलाशय में छोड़ा जाता है। दूसरा औद्योगिक संदूषित पानी, कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्म उद्योग और
दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाती हैं। तीसरा, खनिज तेल रिसाव, यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होती है। चौथा, खाद और कीटाणुनाशकों का उपयोग, रासायनिक फास्फेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त खाद, एड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बहकर प्रवाह को मिलते हैं। आठवां, अन्य कारण, नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी, रामबास, पानी में सड़ाना आदि के कारण पानी प्रदूषित होता है। अस्थि विसर्जन और निर्माल्य पानी में डालना, औष्णिक विद्युत केंद्र से पानी से संदूषित पानी उत्सर्जित करना। जल दूषण प्रदूषण के परिणाम, क्या परिणाम होता है? मानव पर होने वाला परिणाम, प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिस, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार होते हैं। यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थि व्यंग, उच्च रक्तदाब ये विकार होती हैं। दूसरा, परिसंस्था पर होने वाला परिणाम, वनस्पति की वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है, पानी में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जल संस्था का संतुलन बिगड़ जाता है, जलचरों की मृत्यु होती है, समुद्री पक्षियों पर भी इनका परिणाम होता है। अन्य परिणाम, पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन, पानी का रंग और स्वाद बदलता है, पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट होते हैं, मिट्टी की उर्वरकता पर परिणाम होता है, फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते हैं। इसके अलावा मृदा प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण क्या है? मृदा की उपजाऊता कम होने के क्या कारण हैं? पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग बर्फाच्छादित हैं, कुछ भाग मरुस्थली हैं, तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा है। मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी जमीन बहुत ही कम है। मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, उसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ है ऐसा कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। तुलना करो, दिए गए दो चित्रों की तुलना किए मृदा प्रदूषण के परिणाम। पहले चित्र में जो मिट्टी है वो प्रदूषित नहीं है, दूसरे चित्र में मृदा प्रदूषित मृदा का चित्र दिया गया है। घरेलू अनुपयोगी पदार्थ, जैसे अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अवशिष्ट, इनके प्रत्येक के 5 उदाहरण दो और उनका खेती मिट्टी में संचयन के कारण मृदा का कैसे प्रदूषण होता है अपने शब्दों में लिखो। गीला कचरा, सूखा कचरा, उसी प्रकार प्रत्येक घर में शौचालय, इस पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कर तुम्हारे शब्दों में जानकारी लिखो। मृदा प्रदूषण के परिणाम, कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी उपजाऊ होती है। दूसरा, रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। कारण, विषैले पदार्थ मृदा में से नजदीक की जल स्रोत अथवा रिस कर भूगर्भ जल में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार होता है। मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ संबंध, गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है और बाद वह सड़ता है, विगलन होता है, जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, उसमें क्रीम तैयार होती है और वे बहते पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण होता है। पृथ्वी के लिए, कृषि के लिए कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, तीर्णनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटकनाशक और तीर्णनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर वे रसायन पानी में मिलते हैं, जिससे जल का प्रदूषण होता है। मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, इनकी विष्ठा, मैला मिट्टी में मिलने के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे कि वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं और दुर्गंध फैलती हैं। ये गैसें हवा में मिलती हैं और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यहाँ यदि पानी में मिलती है तो जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण और नियमन, उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून निम्न प्रकार के हैं। पहला, जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974, हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक किरणें,
उत्सर्ग, ठोस कचरा, कूड़ा, ध्वनि प्रदूषक नियंत्रण, इन सभी विषयों में विविध नियम और कानून अस्तित्व में हैं। कारखानों, औद्योगिक वसाहतों, महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों इत्यादि संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषक नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।